क्या आपको पता है हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वो चलायमान है, अर्थात मूव कर रही है। उसी टाइम कहीं पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो कहीं भूकंपीय लहरें सुनामी उत्पन्न कर रही हैं। भूगर्भ के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए मैं हूं आपका दोस्त जयंत कुमार यादव, जो एक ऐसी थ्योरी लेके आया है जो इन सारे रहस्यों पे पर्दाफाश करेगा। ठीक है, तो मैं आपको जिस थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ने से पहले हम इस थ्योरी के कुछ पूर्व के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो ये पूर्व के सिद्धांत क्या हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पूर्व के सिद्धांतों में सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, उसके पहले ये जो आया था 1912 में आया था। उसके बाद देखते हैं संवहनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, ये 1928 से 29 के बीच आया था। उसके बाद हम जो देखते हैं वो नीतर प्रसरण सिद्धांत देखते हैं, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखते हैं। ठीक है, ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं आगे परिष्कृत रूप बनके प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के रूप में आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा बहुत वेगनर के बारे में देखते हैं कि वेगनर क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने के लिए हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं वेगनर। तो वेगनर महोदय सबसे पहले 1912 में एक थ्योरी दिए थे। इस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम था? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। जो कब आई थी? तो ये थ्योरी आई थी 1912 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि ये थ्योरियां कब कब आई हैं, तो आप जो है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं वेगनर का सिद्धांत। तो वेगनर सबसे पहले कार्बोनिफेरस एक युग आता है जिसमें वेगनर महोदय ये कहते हैं कि जो पूरा आज के टाइम का जो महाद्वीप था, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उसको वेगनर ने बोला, इसको पेंजिया बोला। ठीक है, और पेंजिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी उसको वेगनर ने पेंथाल्सा बोला। क्या बोला? पेंथाल्सा बोला। तो हम देखते हैं, वेगनर ने इसको पेंजिया बोला। क्या बोला? पेंजिया बोला। उसके बाद इसकी जो वाटर बॉडी है, इसकी जो वाटर बॉडी है, इसको वेगनर ने क्या बोला? इसको वेगनर ने बोला पेंथाल्सा। क्या बोला? क्या बोला? पेंथाल्सा बोला। तो उसके बाद जो है और कालखंड आते हैं जिसमें इसमें बिखराव होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेसोजोइक काल। कौन सा काल आता है? मेसोजोइक काल। इसमें पेंजिया का विभाजन होता है। इसमें पेंजिया दो भागों में टूटता है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड या बोलते हैं लॉरेंसिया, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, जो ये ऊपर वाला भाग है और ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद और कालखंडों में पेंजिया का विभाजन होता है, यानी फिर ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इनका विभाजन होता है जैसे आज के टाइम में हम देखेंगे। तो हम देख रहे थे कि ऊपर जो था वो अंगारा लैंड था, नीचे जो था वो गोंडवाना लैंड था। उसके मध्य में जो हम देखेंगे, उसके मध्य में देखेंगे एक टेथिस सागर है। टेथिस, उसके मध्य में जो देखेंगे वो है, देखेंगे क्या देखेंगे? टेथिस सागर। और के कालखंडों में फिर विभाजन होता है, और फिर क्या बनता है, फिर और पेंजिया कई भागों में टूटता है, फिर इसका विभाजन होता है। विभाजन के बाद हम देखते हैं कि जो अंगारा लैंड है वो दो भागों में टूटता है। पहला जो भाग है वो जैसे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद जो जस्ट वो पूर्वी वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को क्वेश्चन ये भी बना है कि यूरोप और एशिया के मध्य जो है कौन सी श्रृंखला या कौन सी ऐसी चीज है जो इसको डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम आगे जब आपको प्रादेशिक भूगोल पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि ये कौन कौन सी चीजें कहां कहां हैं और किस किस भाग को डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, वेगनर महोदय ने उसके बाद जो ये इतने बड़े भूखंड थे उनको ड्राइव करने वाले फोर्सेस के बारे में बात की। ठीक है, तो उनके ड्राइव करने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे? पहला फोर्स था जो महाखंडों को उत्तर की तरफ मूव करा रहा था, वो जो फोर्स था उसको बोला उन्होंने पोलर फ्लोइंग बल। पोलर फ्लोइंग बल। क्या बोला? पोलर फ्लोइंग बल। ठीक है, जो पहला फोर्स था उसको बोला पोलर फ्लोइंग फोर्स, और जो दूसरा फोर्स था उसको बोला टाइडल फोर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर ये देखते हैं कि इन फोर्सेस के बारे में और जो
जो उस समय के भूगर्भ शास्त्री थे, उनका कहना ये था कि ये जो फोर्सेज हैं इतने बड़े भूखंड को इतने दूर तक नहीं ले जा सकते, और इन्हीं की इस कमी को दूर करने के लिए 1928-29 में, 28 कभी कभी 28 भी आता है और कभी कभी 29 भी आता है, तो 28 और 29 में एक और थ्योरी आती है, संवहनीय धारा सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को दिया था आर्थर होम्स ने। किसने दिया था? आर्थर होम्स ने। तो हम आगे चलते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ठीक है, तो हम आर्थर होम्स की संवहनीय धारा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्थर होम्स क्या बोलते हैं, ये सिद्धांत जो देते हैं ये 1928-29 में देते हैं। ठीक है, कब देते हैं? 1928 और 29 में देते हैं। ठीक है, तो इसमें इनका कहना क्या था, ये क्या कहते हैं, तो इनका कहना ये था कि जो पृथ्वी का मेंटल है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उस पदार्थों में विखंडन होता है जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी कहीं ना कहीं संवहनीय धाराओं को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि संवहनीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं और वही धाराएं कहीं ना कहीं एक फोर्स जनरेट करती हैं जिसकी वजह से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या कहीं कहीं छिपित होती हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर एक संवहनीय धारा चलती है, कॉन्टिनेंट पृथ्वी के अंदर एक संवहनीय धारा चलती है। ठीक है, उसके बाद बताया उन्होंने कि जो गर्म पदार्थ है, गर्म पदार्थ ऊपर आते हैं और ठंडे पदार्थ नीचे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा जो बताया कि जो संवहनीय धाराओं के कारण स्थल मंडल गतिशील हुए। उनका कहना ये था कि जो संवहनीय धाराएं जैसे नीचे से ऊपर उतरेंगी तो वो फोर्स लगाएंगी और दोनों प्लेटों को यानी स्थलखंड को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तोड़ने के साथ साथ उनको एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक बेल्ट बनता है। ठीक है, जैसे ये हम आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ मेंटल, मेंटल से क्या है, मेंटल से गर्म होकर मैग्मा ऊपर की तरफ निकला, उसके बाद ये यहाँ पे थिनिंग किया, थिनिंग के बाद ये प्लेटों को तोड़ेगा और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद चौथा देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम होता है कि इससे भूकंप आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। प्लेटों में खिसकाव होता है जिससे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं और पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, यही सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक के फोर्सेस के बारे में बताता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या देखेंगे? हैरी हेस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। क्या देखेंगे? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1960 के दशक। कब आया था? 1960 के दशक में। तो इसमें क्या बोला गया है, हैरी हेस ने इसमें क्या बोला है? तो हैरी हेस का कहना है कि जो पर्वतों के मध्य में जो महासागरों के मध्य में जो कटक है, वो कटक क्या है? मिड ओशियन रिज में मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, यानी मिड ओशियन रिज में मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और ये कहीं ना कहीं प्लेटों को कमजोर करता है और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं और उसके बाद उसमें टूटन होता है और टूटने के साथ मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद ये मैग्मा फैलता है और नई प्लेट जनरेट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इन फिगर्स में देख सकते हैं कैसे प्लेटें जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे नया फिर भूखंड बनता है और ये भूखंड फिर संवहनीय धाराओं उनको ड्राइव करती हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, यही ये संवहनीय धारा सिद्धांत का इसमें रोल है। ठीक है, ये नीतल प्रसरण सिद्धांत कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इस जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको निर्माण करने में कुछ महत्वपूर्ण जो है ज्योग्राफर्स हैं। टूजो विल्सन ये कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म हंस है यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्स हैं उनको वो बताते हैं, फिर बताते हैं टूजो विल्सन चक्र को। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के निर्माण में एक अगला नाम आता है जिसको बोलते हैं मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, फिर आते हैं मॉर्गन। ठीक है, फिर आते हैं पार्कर। ठीक है, तो इनके कुछ अपने उन्होंने इस प्लेट टेक्टोनिक्स के निर्माण में अपने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जैसे आपको देखोगे मैकेंजी और पार्कर ये कहते हैं कि प्लेटें कैसे मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को बताते हैं कि प्लेटें कैसे मूव कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि संवहनीय धाराएं कैसे प्लेटों में गति उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं मॉर्गन। तो मॉर्गन ये बताते हैं कि रिज कैसे कठोर होते हैं। तो ये सारे जो ज्योग्राफर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लेटों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मूल अवधारणा क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो मूल अवधारणा है इसमें यह बोला गया है कि जो स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल पे उत्प्लवित है, यानी वो तैर रहा है। स्थल जो है वो दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्बलता मंडल जो है, जो दुर्बल मंडल है वो क्या है? सेमी लिक्विड फॉर्म में है और उसपे जो स्थल मंडल है वो तैर रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाया गया है, ये है, इसको बताया गया है दुर्बलता मंडल। ठीक है, और ये बताया गया है कि स्थल मंडल
प्लेट बताया गया है कि प्लेट दुर्बलता मंडल पर गति करती है। प्लेटों की गति का प्रमुख कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है। फिर ये बताया गया है कि जो प्लेटें गति करती हैं उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या है, तो उसमें वो बताया गया, तो उसमें ये बताया गया है कि आंतरिक ऊर्जा जो भूतापीय ऊर्जा है वो प्लेटों को कहीं ना कहीं फोर्सेस से, यानी भूतापीय ऊर्जा जो होगी वो फोर्स पैदा करेगी और प्लेटों को मूवमेंट में कारगर साबित होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अब जो आंतरिक ऊर्जा है वो कहां से उत्पन्न होगी, आपके मन में ये प्रश्न बनता होगा कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो कहां से उत्पन्न होगी। तो आंतरिक ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो है रेडियो एक्टिव अपघटन से। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है आप टूटेंगे तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, तो उस एनर्जी के कारण ये इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी जो प्लेटों को कहीं ना कहीं ड्राइव करने करेगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, यही तो ये आपकी मोटा मोटी मूल अवधारणाएं हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बोला गया है कि प्लेटों को ड्राइव करने के लिए जो फोर्सेज हैं वो कौन कौन से फोर्सेज हैं, तो उनमें ये बताया गया है कि जो संवहनीय फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं ये प्लेटों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे प्लेटों के प्रमुखतः दो प्रकार होते हैं। जो जो वो प्रकार जो होते हैं वो पहला जो होता है गतिकीय। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हो गई है, ये गलत लिखा है गतिकीय। ठीक है, उसके बाद जो है वो ज्यामितीय प्रकार है। ठीक है, क्या है, एक पहला जो है वो गतिकी है, उसके बाद ज्यामितीय है। दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। ये पहली जो प्लेट होती है वो जो प्लेट गति है वो प्रमुखतः दो प्रकार की होती है। क्या होती है, जो प्लेट गति है, जो प्लेट गति है वो प्रमुखतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें हम पहला जो देखते हैं वो गतिकीय देखते हैं, फिर उसके बाद ज्यामितीय देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे तो प्लेटें जो हैं कैसे गतिकीय अवस्था में जो होगा तो उसमें दिशा होगी, वेग होगा, फिर गति का प्रकार होगा। फिर हम आगे देखेंगे इसमें ज्यामितीय में क्या देखेंगे, तो ज्यामितीय में देखेंगे इसकी अवस्थिति कहाँ है। ठीक है, उसकी सीमाएं कैसी हैं, ठीक है, उसका आकार कैसा है और उसकी ज्यामितीय व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो प्लेटें हैं वो सारी इन इन दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये देखेंगे कि जो प्लेटें हैं वो कैसे, इसका जो काइनेटिक रूप है यानी गतिकीय जो रूप है वो हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे यूरेशियन प्लेट है वो किस तरफ मूव कर रही है। अब जैसे क्वेश्चन बनता भी है कि जैसे आप देखोगे कि यूरोपियन प्लेट किस तरफ मूव कर रही है, इंडियन प्लेट किस तरफ मूव कर रही है, तो ये इसका एक मैच द कॉलम में ये बनाता है। जैसे एक तरफ दे देगा कि ये प्लेटों की गतियां हो गई और ये प्लेटें हो गई, और दूसरा दे देगा कि इसकी दिशाएं हो गई। ठीक है, तो ये इसी को जानने के लिए ये टोटल मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि यूरेशियन प्लेट किधर मूव कर रही है, तो यूरेशियन प्लेट जो मूव कर रही है वो पूर्वी दिशा की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिकन प्लेट कहां मूव कर रही है, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो है वो पश्चिमी दिशा की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये सारी जो है प्लेटों की दिशाएं इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटें, ये पूरा जो है आपका समग्र जो है भूखंडों पे कैसे प्लेटें डिवाइडेड हैं उसके बारे में है। तो इसमें दिखाया गया है कि टोटल कितनी प्लेटें हैं और उनकी दिशाएं क्या हैं, ये चीजें दिखाई गई हैं। तो टोटल नासा के अनुसार जो यूएसए का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बताता है कि टोटल जो बड़ी प्लेटें हैं वो 7 प्लेटें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने कई सारी छोटी प्लेटों का भी नाम लिया है। तो इस प्लेटों इस जो फिगर है इसमें ये बताया गया कि कौन कौन सी प्लेटें कहां पे हैं, ये टोटल 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो ये आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो ये पहली प्लेट है। फिर उसके बाद देखेंगे ये दूसरी प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद हम जो देखेंगे वो तीसरी प्लेट देखेंगे। क्या देखेंगे, तीसरी प्लेट। ठीक है, ये तीसरी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, और ये यूरोप और एशिया, ये उसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है। ये आपकी चौथी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। फिर आपकी ये पांचवी प्लेट आती है, क्या आती है, पांचवी प्लेट आती है। ठीक है, उसके बाद ये छठी प्लेट आती है। ठीक है, क्या है, ये अंटार्कटिक प्लेट जो है आपकी छठी प्लेट है। ठीक है, उसके बाद जो है सातवीं प्लेट इनको बताया है इसने, नासा ने, कि ये जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है वो आपकी प्लेट सातवीं प्लेट है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि जो छोटी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी प्लेटें हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन ये आया था यूजीसी नेट में कि जॉन डी फूका जो प्लेट है वो किन प्लेटों के साथ मर्ज कर रही है, यानी जॉन डी फूका प्लेट की अवस्थिति कहां पे है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये पहला जो हम देखें नॉर्थ अमेरिका में, ये जो है आपकी जॉन डी फूका प्लेट है। उसके बाद कोकोस प्लेट है। ठीक है, ये भी है कोकोस प्लेट है। फिर हम देखते हैं कि ये क्या है, दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे नजका प्लेट है। कौन सी प्लेट है, नजका प्लेट है। फिर हम देखेंगे आपकी स्कोशिया प्लेट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें कि कैरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट, कैरेबियन प्लेट। ठीक है, फिर हम इधर आते हैं तो इधर है वो पर्शियन प्लेट। ठीक है, फिर इसमें बिस्मार्क प्लेट है, फिर कैरोलिना प्लेट है। ये मोटा मोटी आपकी छोटी छोटी प्लेटों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है आगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभिसारी सीमा, जो मैं आपको पहले जो बता रहा था
पहले मैं आपको बता रहा था ये जो प्लेटों का जो गतिकीय जो भाग था इसके बारे में बता रहा था। अब हम चलेंगे प्लेटों के ज्यामितीय भाग की तरफ। ठीक है, तो ज्यामितीय भाग में क्या है, ज्यामितीय भाग में है प्लेटों की ज्यामितीय जो अभिसरण है वो तीन तरीके का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, पहला जो होता है अपसारी। जो प्लेटों की सीमाएं हैं वो तीन तरीके की होती है। जो पहली सीमा है वो है अपसारी सीमा। ठीक है, अपसारी सीमा। तो अब अपसारी सीमा क्या है, अपसारी सीमा का मतलब होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें जो है ये दो प्लेटें जो है वो जो आपस में दूर जा रही होती है। ठीक है, तो इसको अपसारी सीमा बोलते हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें, जैसे ये दो प्लेटें हो गया, जब ये आपस एक दूसरे से दूर जा रही होती है। ठीक है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो आगे देखते हैं इनसे क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनसे जो उत्पन्न होता है वो होता है क्या, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पहला होगा प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहां पे क्या होगा, यहां पे थिनिंग होगी। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहां पे एक थिनिंग हो रही है। फिर क्या है, मैग्मा कहीं ना कहीं ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, मैग्मा ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अपवेलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो स्टेज आएगा, ये टोटल तीन स्टेज है। पहले में थिनिंग होगी, दूसरे में अपवेलिंग होगी और तीसरे में इरप्शन होगा। इरप्शन के बाद क्या बनेगा, रिज बनेगा। ठीक है, ये आपका मोटा मोटी अपसारी सीमा की ये टोटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ की भूगर्भिक, इस सीमाओं में भूगर्भिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये हैं जैसे इसमें सामान्य ध्वंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मंद ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इसमें कभी भी बहुत तेजी से नहीं आएगा, बहुत मंद ज्वालामुखी आता है। फिर इसमें भूकंप जो है वो गैर विनाशकारी होते हैं, बहुत तेजी से भूकंप नहीं आते हैं, बहुत गैर विनाशकारी होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे अभिसारी प्लेट। तो अभिसारी प्लेट, जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही होती है। ठीक है, तो जब एक प्लेट दूसरे के करीब आएगी तो या तो एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी या एक प्लेट दूसरे में छेपित होगी। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं अभिसारी प्लेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के करीब आ रही होती है। क्या होती है, एक प्लेट दूसरे के करीब आ रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, इसमें जैसे एक प्लेट जब दूसरे के करीब आएगी तो क्या होगा, या तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, जो भारी प्लेट होगी। ठीक है, जो भारी प्लेट होगी उसका सबडक्शन होगा। ठीक है, जैसे इसमें दर्शाया गया है, ये जो है ये भारी प्लेट है। ठीक है, ये जहां सबडक्ट कर रही है। ठीक है, जब वो मेंटल की तरफ, जब वो प्लेट ज्यादा सबडक्ट करेगी तो नीचे का जो है प्लेट का जो आगे अगला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के तरीके से ऊपर आएगा। ठीक है, और यहां ज्वालामुखी चाप का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ज्वालामुखी चाप का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद देखेंगे, अब जैसे ये प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट दोनों जब दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये सबडक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये वाला पार्ट देखोगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट में पिघलन होगा। पिघलने के बाद यहां पे आपके ज्वालामुखी पर्वत देखे जाएंगे या ज्वालामुखी चाप देखे जाएंगे। ठीक है, तो यही यहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेंचेस देखोगे तो ट्रेंचेस जो है वो कहीं ना कहीं महाद्वीप को खिरा ट्रेंचेस जो है वो कहीं ना कहीं महाद्वीप के किनारे हिस्सों में होते हैं। जैसे ये आप ये ट्रेंच, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसके बाद देखते हैं और भी इसमें कुछ असलाकृतियों का निर्माण होता है। इनका प्रोसेसेस हमने देख लिया। प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, भारी प्लेट सबडक्ट कर जाएगी, उसके बाद हल्की प्लेट ऊपर रहेगी। ठीक है, उसके बाद बताया कि कैसे आपका मैग्मा राइज होगा और फिर बताया कि ज्वालामुखी चाप कैसे बनेगा, फिर पर्वतों का निर्माण कैसे होगा। ये सारी चीजें हमने आपको बताया। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि जो अभिसरण है वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी और एक प्लेट ओशियन प्लेट होगी। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका। फिर दूसरा जो केस हो गया वो एक प्लेट जो है, ये जो दूसरा हो गया वो एक प्लेट हो गया, ओशियन हो गया और एक ओशियन हो गया। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है आपका जब एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट होगी, जब दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट होगी तो इन सारे प्लेटों के आपसी अभिसरण से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यही से हम पता करेंगे कि कौन सी स्थलाकृतियां कहां पे हैं और उनकी आकृति कैसी है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो हम ठीक है, फिर ये जो है ओशियन कन्वर्जेंस। क्या है, ओशियन कन्वर्जेंस। तो ओशियन जब कन्वर्जेंस होता है तो उसमें जो है वही मैंने जो बताया था कि जब दोनों प्लेटें एक प्रकृति की होती हैं तो या तो एक प्लेट भारी होगी, वो सबडक्ट कर जाएगी, वहां पे ज्वालामुखी चाप का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेसरी प्रिज्म का निर्माण होगा। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो आपका जापान है, जापान के जो द्वीप हैं ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, ये जापान के द्वीप इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
जिसे आप हम ये देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके सबसे अच्छे एग्जांपल आपको देखने के जो मिलते हैं वो जापान के तटों पे देखने को मिलते हैं। ये पूरी जो श्रृंखला जैसे पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, जो पैसिफिक प्लेट है, उसके बाद जो यूरेशियन प्लेट है, जो आपस में टकराव के कारण ये इन स्थलाकृतियों का उन्होंने इन स्थलाकृतियों का निर्माण किया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरे तरीके का अभिसरण है। इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अभिसरण। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट, आप कभी भी, मैं आपको जब अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे जो ग्रेनाइट की चट्टानें कैसी होती हैं, चट्टानों का स्वरूप कैसा होता है, कौन सी चट्टानें हल्की होती हैं और कौन सी चट्टानें भारी होती हैं। तो जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं वो हल्के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, और इन हल्के पदार्थों से हम देखते हैं, इन हल्के पदार्थों से क्या, इन हल्के पदार्थ कभी भी सबडक्ट नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम देखने के लिए हम सारी चीजें ये देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जो है वो ये बताता है कि कैसे एक दूसरे प्लेट एक दूसरे के करीब आती है। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में इसको बताया गया है। तो जो पहली अवस्था है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ये दिया गया है, ये जो भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, आज के बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले ये दोनों प्लेटें कहीं ना कहीं, जो इंडियन प्लेट थी वो कहां थी, वो डरबन के पास थी। ठीक है, और ये डरबन के पास इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ होने के बाद क्या होता है, ये एक तैथिस सागर का निर्माण होता है। प्लेटें ऊपर की तरफ आती हैं, यूरेशिया की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहां पे तैथिस सागर का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, तैथिस सागर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम अगला जो इसमें देखेंगे, और प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, तैथिस सागर का संकुचन, या दूसरा स्टेज जो है उसमें तैथिस सागर का संकुचन होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेज जो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है पर्वत का निर्माण। तैथिस सागर में हम देखेंगे अवसादों का जमावीकरण होगा, अवसाद वहां पे जमाव होगा दोनों तरफ से, चाहे ओशियन हो चाहे कॉन्टिनेंटल। ठीक है, उसमें क्या है, संपीड़न पैदा होगा। फिर संपीड़न के बाद फिर क्या होगा, हम देखेंगे लास्ट स्टेज में पर्वत का निर्माण। तो आज हम जहां हिमालय देख रहे हैं, तो हिमालय जो है इन्हीं प्रक्रियाओं के थ्रू बना है। ठीक है, फिर हम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब अब इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा तो ये टोटल सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, मैंने आपको इसके पहले क्या बताया, एक प्लेट जो होती है वो अपसारी प्लेट होती है, अपसारी प्लेट सीमा होती है, और दूसरा जो होता है वो अभिसारी प्लेट सीमा होता है, और एक तीसरा जो होगा, अपसारी में क्या था बच्चों बताओ, कोई बताएगा, इतनी बड़े लेक्चर में कोई बताएगा अपसारी सीमा क्या होती है और अभिसारी सीमा क्या होती है, और अपसारी सीमा पे किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कोई है बताने वाला? ओके, तो चलिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझाया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि रूपांतरित प्लेटें क्या होती हैं। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में जो होता है, क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, फॉल्ट बनते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं। ठीक है, ये जो है, ये आपका प्लेटें एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही हैं। ठीक है, तो यहां इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, वो है अमेरिका में सेंट एंड्रियोस फॉल्ट जो है, क्या है, कैलिफोर्निया, सेंट एंड्रियोस कैलिफोर्निया में एक भ्रंश लाइन है। आप जब कैलिफोर्निया जाओगे तो ये चीज देखोगे। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिसकाव में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रंश का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तनाव का संचय होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी जो है आपको मैंने बताया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को और डिटेल से जानने के लिए हम आपके अगली कक्षाओं में क्लासेस में बताएंगे कि कैसे और स्थलाकृतियां, कैसे उनका निर्माण होता है और कैसे आगे की चीजें बनती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।